नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिसके कड़ी में हम लोग अभी जीविका की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीविका का जो एग्जाम होने वाला है और इसके बाद हम लोग बीएसएससी और रेलवे की एग्जाम की भी तैयारी इस चैनल पे करेंगे। इसी कड़ी में हम लाए हैं आपके लिए कंप्यूटर को और आसान और मज़ेदार प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप सिर्फ कंप्यूटर को पढ़ ना सके, ताकि सच में उसे अपने निजी जीवन में इस्तेमाल कर सके और जान सके कि एक्चुअल में कंप्यूटर से क्या फ़ायदे हैं और क्या हमारे जो आज के परिवेश में कंप्यूटर क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। इसी क्रम में जीविका में जो कंप्यूटर जो सेक्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और उससे कई से क्वेश्चन आते हैं। तो हम समझे कि अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनाने से बेहतर होगा कि आप कुल एक फुल लेंथ कोर्स कर लें, जिससे कोर्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में और आसान होंगे। तो हम इसीलिए आपको कड़ी मेहनत से ये जो कोर्स है आपके लिए लाए हैं। कुल 4 वीडियो में ये टोटल कोर्स आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। टोटल हम लोग का 4 वीडियो का फुल कोर्स होगा। इसमें हम लोग कोर्स लिखा, फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। सेकेंड वीडियो में देखेंगे सीपीयू, मेमोरी कई प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और वो कई प्रकार के होते हैं। और तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो, तीसरा वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उससे, और मल्टीमीडिया क्या होता है, और इंटरनेट सिक्योरिटी जो साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं उससे, उसमें कौन कौन से टर्म हैं जो आते हैं इसमें देखेंगे। और चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। ये टोटल हम लोग का कोर्स का सिलेबस होगा, फुल सिलेबस होगा, फुल सिलेबस होगा। अगर आप मेरे कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपका, जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो टोटल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोर्स कोर्स को हम लोग चालू करते हैं और हमारा गुजारिश आप लोग से यही होगा कि ये कोर्स हमने पहले से इसमें नोट डाउन करके बनाया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा जल्दी हो सकता है, इसीलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर जरूर बैठें। जो वर्ड आपको, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ आप लोग नोट डाउन करके रखें, और नहीं और एक बार देखने में नहीं समझ, दोबारा वीडियो देखें, दोबारा देखें। इससे बढ़िया है कि आप एक बार पूरा इत्मीनान से देखें और उसे नोट डाउन कर लें और कॉपी को आप लोग बार बार पढ़ें। इससे आपका तैयारी और भी अच्छा हो जाएगा। और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और ये अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं जिससे आपके सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। देखिए कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर शब्द है कंप्यूट मतलब काउंट, मतलब इसी से रिलेटेड मिलता जो शब्द है कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, अर्थात गणना मशीन भी कहा जाता है, मतलब गणना करने वाला मशीन भी कहा जाता है। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। इसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर देखिए, आप देखे होंगे डेस्कटॉप देखे होंगे, लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप इस प्रकार के भी देखे होंगे, और पैमटॉप भी देखेंगे, पैमटॉप भी देखे होंगे। ये पैमटॉप ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, ठीक। अब अगला साइड में देखेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होता है, यहाँ देखेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर नाम सुने होंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह उपकरण या डिवाइस जिसे देखा जा सके एवं स्पर्श किया जा सके उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि, ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। अब एक टर्म आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, देखिए हार्डवेयर जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर का मॉनिटर देखते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू देखते हैं, कंप्यूटर का प्रिंटर देखते हैं, ये सब चीज हार्डवेयर के क्रम में आता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज रन करता है, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम
केवल देख सकते हैं। किसे क्या कर सकते हैं? केवल देख सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता, मतलब इसे छुआ नहीं जा सकता। जैसे हम लोग गेम कंप्यूटर में खेलते हैं वो सॉफ्टवेयर हुआ, पेंट से हम लोग रंगते हैं वो सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस वर्ड में जो काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर हुआ, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, ये सब सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक, इसी तरह जो कंप्यूटर का उपयोग हम लोग देखेंगे, जो उपयोग जो हो रहा है कंप्यूटर को, बड़े बड़े जगह पे कंप्यूटर का उपयोग हम लोग देखते हैं। जैसे कंप्यूटर का उपयोग आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े जगह पे होता है, जिसमें कंप्यूटर आजकल रोबोटिक में प्रयोग किया जा रहा है। रोबोट बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह संचार में जैसे सैटेलाइट छोड़ा जाता है, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये बड़े बड़े क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अस्पताल में भी देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। संचार के माध्यम में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। मनोरंजन में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आप हर क्षेत्र में कंप्यूटर को देख रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज होना सबके लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अब देखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, देखिए यही है हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है इन्हें। पितामह, कंप्यूटर का जनक या पितामह या आविष्कार चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यही देखिए, यही चार्ल्स बेबेज है जिन्होंने कंप्यूटर का मतलब शुरुआत की है। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं कि डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, पेंटॉप हुआ, ये सब चीज़ देख चुके हैं। अब कंप्यूटर के इतिहास पे देखेंगे। कंप्यूटर के इतिहास का रहा, कंप्यूटर का इतिहास बहुत बड़ा रहा। कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे इस शुरुआत से कितने छोटे से चीज़ से गणना करने के मशीन से हम लोग ने आज कंप्यूटर के इतने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि कंप्यूटर से हम लोग एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का एकदम शुरुआती दौर जब एबेकस बना था। एबेकस जो था गणना करने वाली मशीन थी, जो हम लोग एबेकस देखेंगे। देखिए यही है अबेकस, ये रहा आपका अबेकस। अबेकस यही, इसमें क्या होता था, गणना किया जाता था। इसमें गणना किया जाता था। ये गोला गोला जो है, इसको ऊपर या नीचे करके इसका काउंटिंग किया जाता है। ये चार गो चढ़ाकर इसमें काउंटिंग करने का मतलब हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। ये चार्ल्स बेबल द्वारा नहीं बनाया गया था, ये चाइना द्वारा बनाया गया था। चीन में सबसे पहले इसका शुरुआत हुई थी कोई चीज गणना करने के लिए। ठीक, देखिए अबेकस के बारे में आप लोग लिख लेंगे, और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसके बारे में लिख लेंगे। अबेकस, अबेकस कंप्यूटर की क्रांति में सबसे सबसे हजारों साल पहले गणना करने के लिए अबेकस का गणना मशीन की खोज किसने की थी? चीन ने की थी। चीन द्वारा ही किया गया था अबेकस का खोज। इसके पास नेपियर बोन आता है। नेपियर बोन जो चाइना ही द्वारा बनाया गया था, चाइना द्वारा नेपियर बोन बनाया गया था। ये नेपियर बोन भी काउंटिंग करने का मशीन था। देखिए इसके फोटो होगा नेपियर बोन का, ये है नेपियर बोन। इसमें भी देखिए, देखिए इसमें दिखाया है चाइनीज भाषा में कुछ कुछ लिखा गया है। ये नेपियर बोन था, इसमें भी काउंटिंग करने की मशीन थी। नेपियर बोन काउंटिंग करने के, अब एक के बाद नेपियर बोन आया, इसी में काउंट किया जाता था, कुछ कुछ इसमें काउंट किया जाता है। फिर इसके बाद पास्कलाइन आया। नेपियर बोन के बाद पास्कलाइन भी मशीन था, जो भी गणना करने की ही मशीन थी। ये रहा आपका पास्कलाइन का फोटो। पास्कलाइन, ये था पास्कलाइन। ये भी गणना करने की मशीन है, और इससे भी गणना किया जाता था। पास्कलाइन आया। ठीक, उसके बाद पास्कलाइन के बाद लेबनीज आया। लेबनीज का भी हम लोग फोटो देखेंगे। ये है लेबनीज। लेबनीज लेबनीज आया, ये भी गणना करने वाली मशीन थी। इसमें भी कुछ चीज इसमें डाल के, कुछ नंबर इसमें सेट करके हम लोग काउंटिंग कर देते हैं, मतलब आसानी से जल्दी में हम लोग काउंट कर सके। इसी इसके बाद आया डिफरेंट इंजन। डिफरेंट इंजन ही चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, वो भी गणना करने की मशीन थी। और डिफरेंट इंजन बनाने के बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन बनाने के दरमियान ही चार्ल्स बेबेज को क्या चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक, और जो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था वो 1820 और 22 के करीब बनाया गया था। देखेंगे ये हम लोग डिफरेंट इंजन का ये फोटो देखेंगे। देखिए यही था डिफरेंट इंजन।
डिफरेंट इंजन ये किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। यही चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंट इंजन। ये भी काउंट करने की मशीन थी, इसी से काउंट किया जाता था। इसी को बनाने के कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, देखिए लिख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन में। डिफरेंट इंजन जो था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1820 और 22 में गणितीय गणनाओं के लिए सबसे पहले डिफरेंट इंजन नामक मशीन बनाई थी। यही चार्ल्स बेबेज ने पहले मशीन बनाई थी। इसके बाद से चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये रहा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये भी काउंट करने वाली ही मशीन थी। देखिए कितना पुराना मशीन है। ये एनालिटिकल इंजन है, इसी में काउंटिंग किया जाता था, इसमें विश्लेषणात्मक गणना किया जाते थे, इसमें काउंटिंग किया जाता था। ठीक, इसके बारे में एक लाइन में लिख लेंगे। देखिए चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन नामक मशीन बनाई गई। इसी मशीन के आधार पर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसी मशीन के आधार पर कंप्यूटर का निर्माण हुआ और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा गया। ठीक, एनालिटिकल इंजन के बाद ही चार्ल्स बेबेज को कहा गया कि ये कंप्यूटर का पितामह है। अब देखिए जो हम लोग आजकल जो कंप्यूटर देखते हैं उसका रूपरेखा देखिए कैसा होता है। आजकल हम जो कंप्यूटर देखे कितना मतलब कैसा कैसा मशीन आया। मशीन आने के बाद जो आजकल कंप्यूटर देखते हैं छोटा सा, वो बहुत साल बाद कई पीढ़ियों बाद बनते बनते सुधार होते होते आप लोग के सामने ये ऐसा मशीन बना जो हम लोग देखते हैं। ये क्या है? ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये मेरा पेन ड्राइव है, ये मेरा स्कैनर है, ये सीपीयू है, ये यूपीएस है, ये मेरा स्पीकर है, ये मेरा माउस है, ये मेरा प्रिंटर है। ये सब बनने में कई वर्ष लगा। ठीक, देखिए अब आगे जानेंगे कि कंप्यूटर का विशेषता क्या होता है, इसका क्या विशेषता है। ठीक, इसका क्या विशेषता है? जैसे कंप्यूटर की विशेषता ये होती है कि इसमें गति होती है, शुद्धता होती है, मतलब एक्यूरेसी होती है, ऑटोमेटिक होती है, में स्वचालित चलती है। ठीक, इसके बारे में आप लोग कॉपी कलम लेकर जरूर बैठेंगे। देखें कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की लाभ क्या है? कंप्यूटर के लाभ क्या है? कंप्यूटर के लाभ यही है कि इसमें गति होती है। गति, कंप्यूटर किसी भी प्रकार के कार्य को एवं गणनाओं को कुछ ही सेकेंड में कर सकता है, कुछ ही सेकेंड में कर सकता है। वो तुरंत जैसे कमांड डाले और तुरंत वो कार्य बन के आ जाएगा। लेकिन वो जो कार्य होगा वो एकदम शुद्ध होगा, न उसमें गलती की संभावना नहीं होगी क्योंकि वो मशीन द्वारा बनाया गया है। देखिए एक्यूरेसी रहेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके शुद्धता के साथ संपूर्ण गणना की जाती है। ठीक, और ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक चलता है। इसीलिए इस पे क्या होता है, हमारे पास रिएबिलिटी है, मतलब विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता, देखिए विश्वसनीयता के बारे में लिख लेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा दिए गए परिणामों को विश्वसनीयता माना जाता है। कि मतलब जो भी कंप्यूटर जो रिजल्ट दिया है वो मतलब सही है। अब क्या होता है कि और क्या विशेषता है, कंप्यूटर के पास एक मेमोरी है, स्मरण शक्ति है। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी अधिक होती है जिसे डेटा को आसानी से याद रखा जा सकता है। ठीक, 6 नंबर विशेषता क्या है? 6 नंबर तर्क शक्ति, मतलब तार्किक गणना ये कर सकता है। कंप्यूटर तार्किक गणना कर सकता है। ये बड़ा छोटा और लंबा छोटा में भी तुलना कर सकता है, लॉजिकल कैलकुलेटिंग कर सकता है कंप्यूटर। जैसे ये 20 छोटा है, 30 बड़ा है, तो ये एरो सिंह बता देगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, यहाँ तक आप लोग इसकी विशेषता जान गए। इसका 7 नंबर विशेषता क्या होगा? उपयोगिता। उपयोगिता उपयोगिता कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अलग अलग रूप में किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर बहुरूपीय मशीन है। इसकी और क्या विशेषता हो सकती है? सक्षमता इसकी हो सकती है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो लगातार बिना थके कार्य करता है, ये कभी थकता नहीं है। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर की इतनी विशेषता है, टोटल 8 हम लोग विशेषता देखें। टोटल कितने विशेषता देखें? 8 विशेषता देखें। अब कंप्यूटर की कुछ कमियां भी होती होगी, तो कंप्यूटर की कमियों में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के पास अपना बुद्धि नहीं होता। देखिए कंप्यूटर कमियां, कंप्यूटर जो है एक प्रकार का मशीन है,
कंप्यूटर में आईक्यू मतलब बुद्धिमत्ता नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। जो हम उस पे कमांड देते हैं उसी कमांड पे कंप्यूटर कार्य करता है। उसके पास किसी प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, ठीक। दूसरी कमियां क्या हो सकती है कि कंप्यूटर भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं और कंप्यूटर वायरस आ जाने के कारण कंप्यूटर धीरे चलता है या फाइल उल इसकी डिलीट हो जाती है। देखिए, कंप्यूटर भावनाओं को नहीं समझ सकता है। इसमें वायरस आ जाने के कारण फाइल डेटा नष्ट हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। कंप्यूटर कभी भी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। और इसकी कमियां क्या है कि कंप्यूटर एक तकनीकी मशीन है, समय अनुसार अलग अलग सॉफ्टवेयर इसमें आते रहते हैं और हार्डवेयर का प्रयोग बदलता रहता है, ठीक। अब आगे हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा। ये कंप्यूटर की परिभाषा आप कॉपी में लिख लेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस मशीन में डाटा दिया जाता है, जिस पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने के बाद आउटपुट सूचना प्राप्त होता है, ठीक। आउटपुट सूचना प्राप्त होता है। देखिए, आउटपुट सूचना कौन प्राप्त करता है, यूजर। हम जो उसमें डाटा डालने वाला जो होता है वो यूजर होता है। यूजर किसे कहते हैं, देखिए यूजर, यूजर मतलब उपयोगकर्ता। कंप्यूटर पर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो डाटा डाल रहा है वो तो स्वयं से नहीं चल रहा है, जो डाटा डाल रहा है वो यूजर होगा। यूजर, कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, यूजर कहलाते हैं, उपयोगकर्ता कहलाता है, ठीक। अब देखिए कैसे कंप्यूटर काम करता है। डाटा कौन डाले, यूजर द्वारा डाला गया, और डेटा डालने के बाद वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर सूचना के रूप में आपको देता है। देखेंगे हम, देखिए कंप्यूटर में डाटा कौन डाला, यूजर डाला, ठीक। यूजर डाला डाटा और फिर वो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होकर सूचना मिला। डाटा का किसे डालेंगे, कीबोर्ड से, माउस से या किसी प्रकार के इनपुट डिवाइस से डालेंगे। प्रोसेस कहाँ होगा, सीपीयू में, सीपीयू में प्रोसेस होगा। और सूचना कहाँ पर प्राप्त होगा, आउटपुट डिवाइस में, जैसे मॉनिटर में, प्रिंटर में, ये सब चीज में, ठीक। जैसे डाटा हम डालें 1 2 3, 1 2 3, वो प्रोसेस होकर एक मतलब एक इंफॉर्मेशन बनाकर आपको सामने दे देगा, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है। कार्य प्रणाली देखेंगे, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस पर इनपुट डाटा दिया जाता है और वो डेटा क्या किया जाता है, इनपुट दिया जाता है, जिस पर कंप्यूटर प्रक्रिया करके आउटपुट या रिजल्ट देता है, ठीक। देखेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। देखिए यही इसका कार्य प्रणाली हुआ। हम लोग आगे के स्लाइड में हम लोग देखें कि इनपुट डाला गया, फिर प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आउटपुट दिया, ठीक। आउटपुट डिवाइस द्वारा वो आउटपुट दिया। देखिए आई इनपुट, पी प्रोसेस। ये जो माउस है, यहाँ देखेंगे माउस, माउस हुआ, आपका कीबोर्ड हुआ। कीबोर्ड द्वारा डाटा को इनपुट करेंगे, आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। आउटपुट इनपुट यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा निर्देश इनपुट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2+2 लिख के कंप्यूटर में डालेंगे तो वो प्रोसेस करके 4 आपको उत्तर दे देगा, ठीक। 4 आपको उत्तर दे देगा, ठीक। अब प्रोसेस क्या किससे कहते हैं, प्रोसेस, प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होता है वो सीपीयू में होता है। प्रोसेस जो होता है कहाँ होता है, सीपीयू में। प्रोसेस या प्रक्रिया, हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया। कंप्यूटर के सीपीयू, सीपीयू में के द्वारा प्रक्रिया की जाती है, इससे डाटा अंकों को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित किया जाता है। सूचना में परिवर्तित करके वो आउटपुट में दिखाता है। देखेंगे आउटपुट में दिखाएगा, आउटपुट में ये दिखाएगा, देखिए आउटपुट जिसे परिणाम, रिजल्ट या सूचना या इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त सूचना आउटपुट कहा जाता है, इसे परिणाम भी कहते हैं, ठीक। यहाँ तक सब किसी को समझ में आ गया आप लोग को। फिर जैसे पहले डाटा इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, ठीक। ये आईपीओ की तरह काम करता है, ठीक। अब देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे। देखिए कंप्यूटर के प्रकार में देखेंगे, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, उसका साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। और कंप्यूटर का अनुप्रयोग मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और अनुप्रयोग मतलब कार्य प्रणाली, एप्लीकेशन के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। तो पहला हम लोग देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मतलब
कंप्यूटर आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर हम देखेंगे। जो भी कंप्यूटर हम लोग आजकल यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के तहत आता है। जो डेस्कटॉप हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, सब माइक्रो कंप्यूटर के तहत ही आता है। देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर का फोटो, देखिए यही है माइक्रो कंप्यूटर आपका। ये डेस्कटॉप हुआ, ये आपका लैपटॉप हुआ, ये पीडीए हुआ, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर। लैपटॉप हुआ, ये भी एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं इसके बारे में लिख लेंगे। देखिए माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हमारे द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, जिस पर सामान्यतः एक समय में एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक, एक समय में कितने व्यक्ति काम करेंगे? एक ही व्यक्ति कार्य करेंगे। इसके उदाहरण हम लोग लिख लेंगे, जैसे डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, पंपटॉप हुआ, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अब देखेंगे मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का फोटो देखिए। मिनी कंप्यूटर में है कि एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर लेगा। मिनी कंप्यूटर का फोटो देखेंगे तो ये है मिनी कंप्यूटर। ये पीडीपी 8 भी ये एक प्रकार कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर अब देखें, मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लोग लिखेंगे। देखिए मिनी कंप्यूटर जो होता है, मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है तथा मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। इस कंप्यूटर पे एक के साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पीडीपीआई या पीडीपी 8 ये सब मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। एक बार हम लोग और देख लेंगे जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर का फोटो देख लेंगे और पीडीपी 8 कैसा होता है ये देख लेंगे। देखिए यही मिनी कंप्यूटर है पीडीपी 8। पूछे पीडीपी 8 कौन सा कंप्यूटर है तो आप लोग उत्तर दीजिएगा, ये मिनी कंप्यूटर है, यही कंप्यूटर है। ठीक, अब हम लोग देखें मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर देख लिए, मिनी कंप्यूटर देख लिए, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए। अब इसमें तो और ज्यादा लोग काम कर सकता है, तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, देखिए यही फोटो है उसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का। देखिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, थोड़ा बड़ा है, मिनी कंप्यूटर से भी थोड़ा सा बड़ा है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम लोग लिख लेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यह कंप्यूटर माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इस कंप्यूटर की मेमोरी संग्रह क्षमता अधिक होती है और ये तेज गति में कार्य करता है। ये तो समझने वाली बात है कि मिनी और माइक्रो से बड़ है तो इसका कार्य क्षमता उससे बड़ा ही होगी। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग है इसका उपयोग बड़ी संस्थाओं में किया जाता है जहां पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देंगे आईबीएम 4300, यूनिक्स, यूनिवेक्स और वैक्स 8882। जैसे रेलवे में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, सरकारी संस्थाओं में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर वो क्या क्या होता है? यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर सबसे तेज होता है, यह कंप्यूटर सबसे तेज होता है। सबसे तेज होने के कारण ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की जानकारी लगाने के लिए, उपग्रह संरचना या किसी प्रकार का आविष्कार करने के लिए, शोध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रक्षा प्रणाली में, डिफेंस में, नाभिकीय कार्य में, वैज्ञानिक क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखेंगे, देखिए ये गणना गणना सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ठीक, इसी कारण इसका उपयोग हम लोग पहले नहीं, इसका उपयोग मौसम में, भविष्यवाणी में, उपग्रह में, आविष्कार में, शोध में और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? और रक्षा प्रणाली में, नाभिकीय कार्य में, वैज्ञानिक कार्य में उपयोग किया जाता है। ये देखेंगे सुपर कंप्यूटर का फोटो देखेंगे। देखिए ये है सुपर कंप्यूटर, देखिए कितना बड़ा बड़ा है सुपर कंप्यूटर, खूब बड़ा बड़ा, बहुत 4-4 घर, 5-5 घर ऐसे ऐसे जगह को वो एक खाली में छेक लेगा। ये बड़ा बहुत ज्यादा इसमें डेटा संग्रह होता है और ये बहुत तेजी में गणना किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ और जान लेंगे। देखिए विश्व का विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था सीडीसी 6600 को माना जाता
ये क्वेश्चन पूछेगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आप लोग उत्तर देंगे CDC 6600 को माना जाता है। विश्व का प्रथम सफलतम सुपर कंप्यूटर मतलब सफलता रूप से सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, क्रे को माना जाता है। ठीक, आप जानेंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम को माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, परम को माना जाता है। परम 8000, परम 10,000 अभी भारत में काम कर रहे हैं। जो परम कंप्यूटर था, कंप्यूटर को सीडेक संस्था द्वारा बनाया गया था। परम कंप्यूटर को किस संस्था द्वारा बनाया गया था, देखिए सीडेक, परम कंप्यूटर को किस संस्था द्वारा बनाया, सीडेक संस्था द्वारा बनाया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यहाँ होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होगा। ठीक, एडवांस कंप्यूटिंग इसके लिए बनाया गया था। ठीक, अब हम लोग सुपर कंप्यूटर का कुछ उदाहरण देखेंगे। ये देखिए सियरा, सबमिट, फुगानू, प्रत्यूष, मिहिर, परम शिवाय, ये सब सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका नाम आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। सियरा, सबमिट, फुगुन जो है जापान का है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, प्रत्यूष, मिहिर, परम शिवाय, ये सब भारत के सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है फ्लॉप्स में नापा जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सुपर कंप्यूटर की जो गति किस में नापी जाती है, फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स का अगर फुल फॉर्म पूछे तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन और ये पर सेकेंड होता है। ठीक, फ्लॉप्स से क्या किया जाता है, सुपर कंप्यूटर की गति नापी जाती है, कितने फ्लॉप्स में काम कर रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। ठीक, अब एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया था, मतलब उपयोगिता या कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था देख लीजिए। देखिए अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को, अनुप्रयोग पर कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, तीन भागों में, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, अब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर, ये हुआ डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर जो था, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटली रूप से काम करता था, जो एनालॉग का बाइनरी नंबर कौन आता है, 0 इसी फॉर्म में वो काम करता है। कोई भी डिजिट हम डालते हैं ए या बी या 1 2, वो किस फॉर्म में लेता है, डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 का फॉर्म लेता है और वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो आपको सामने प्रदर्शित करता है। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में एक लाइन में लिख लेंगे। डिजिटल कंप्यूटर हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले पीसी, माइक्रो कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंक 0 और 1 पर कार्य करते हैं, 0 और 1 पर कार्य करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जो डिजिटल संकेत जो होता है बाइनरी डिजिट में कार्य करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। अब देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, 2 नंबर पे देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर में कम से अधिक, निम्न से उच्च संकेतों का उपयोग किया जाता है। भौतिकी राशियां जैसे दाप और इत्यादि पर कार्य करने वाले कंप्यूटर मशीन को एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे भौतिकी के जितने भी अलग अलग फॉर्म है, जैसे ताप, चाल, तापमान, ये सब ज्ञात करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में सीधे अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता कभी भी। देखिए एनालॉग कंप्यूटर में सीधे अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर में सीधे अंकों का प्रयोग नहीं करते। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जैसे अस्पताल, इंजीनियरिंग, बायोमीटर, थर्मामीटर आदि में किया जाता है। ठीक, देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, हम लोग देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर का फोटो देखेंगे। देखिए यही है एनालॉग कंप्यूटर। आप देखोगे कि ये हॉस्पिटल में जो छोटा छोटा उपकरण लगे रहते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और भी जगह पे आप छोटे छोटे उपकरण देखे होंगे वो एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। तीसरा नंबर में देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर का ये मिश्रण होता है। इसका उपयोग भौतिक राशियां ग्रहण करके, संकेत का उपयोग करके परिणामों को अंकों में
व्यक्त करना है। इसका उपयोग मतलब पेट्रोल पंप पे, अस्पताल पे किया जाता है, बड़े-बड़े जगह, मतलब ये दोनों का मिश्रण होता है जिसमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर दोनों मिला हुआ रहता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे अस्पताल में देखेंगे कि मशीन भी लगा है और उसमें कंप्यूटर भी लगा है, कंप्यूटर द्वारा वो मशीन चल रहा है। ठीक, देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का फोटो देखेंगे, देखिए यही है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए ये हॉस्पिटल में काम किया जा रहा है, देखिए ये मॉनिटर लगा हुआ है, मिनी कंप्यूटर लगा हुआ है और उसके साथ भी एक कंप्यूटर जोड़ा हुआ है। ठीक, ये कंप्यूटर ही है जोड़कर कार्य कर रहा है। जैसे आप एटीएम उटीएम देखते हो, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। देखिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक, और देखिए उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर की मतलब इसका समान उद्देश्य हो सकती है और विशेष होता है। अब देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखें, ये समान ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कई की पीढ़ियाँ आई। ठीक, इसकी इसकी पीढ़ी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ आया, सेकेंड जनरेशन क्या है, इसको लिखते चलेंगे हम लोग कॉपी में। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का चला 1942 से 1955 के बीच में चला। सेकेंड जनरेशन कब चला, 1955 से 1964 के बीच में चला। ठीक, हम लोग अभी तक पांचवा जनरेशन में हम लोग है। ठीक, तीसरा चौथा जनरेशन कब रहा, लिख लेंगे। तीसरा जनरेशन 1964 से 1975 तक रहा, चौथा जनरेशन 1975 से 1989 तक रहा, और पांचवा जनरेशन 1989 से वर्तमान तक। अभी हम लोग पांचवें जनरेशन में ही है। फर्स्ट जनरेशन हम लोग देखेंगे, देखिए फर्स्ट जनरेशन में 1942 से 1955 तक चला। इस पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत ही बड़े थे, इस पीढ़ी के कंप्यूटर धीमे थे और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी भी कम थी, बहुत ही कम थी। और इसकी क्या खूबियाँ थी, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रोसेसिंग बहुत ही कम था। देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड का प्रयोग डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता था। डेटा के स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्रम की प्रयोग किया जाता था। ठीक, प्रथम पीढ़ी में निम्न स्तरीय भाषा, प्रथम पीढ़ी के निम्न स्तरीय भाषा बाइनरी और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जाता था, बाइनरी असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब उसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए ये है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए इस तरह का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है गणना करने के लिए। ठीक, प्रोसेसिंग डिवाइस लगा हुआ देखेंगे, देखिए ENIC, ATUXC, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन का हम लोग चलेंगे। देखिए सेकेंड जनरेशन तो चला, वो कब से कब चला, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक चला। इस पीढ़ी में कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में किया जाने लगा। इस जो सेकेंड जनरेशन था, मुख्य मेमोरी जो हुआ, देखिए सेकेंड जनरेशन में इस पीढ़ी में मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी का भी कंप्यूटर का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में डाटा का स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक लेप का प्रयोग किया गया। ठीक, और भी इसके इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रांजिस्टर को बेल के लेप में 1947 में विकसित किया गया और कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी से छोटा हुआ, बहुत बड़ा था उससे थोड़ा सा छोटा हुआ। फिर कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से तेज थोड़ा हो गई और उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। स्टोरेज क्षमता प्रथम पीढ़ी से अधिक हुई। देखिए इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में कौन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा उसमें कोबोल था। उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज में ये भी आप लोग लिख लेंगे, प्रोटॉन ये उच्च स्तरीय भाषा, प्रोटॉन ट्रांसलेशन का प्रयोग किया गया। अब हम लोग द्वितीय पीढ़ी का हम लोग ट्रांजिस्टर देखेंगे। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ठीक, सेकेंड जनरेशन में देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। अब आइए आईसी चिप का प्रयोग होने लगा थर्ड जनरेशन में। देखिए ये आईसी चिप है तीसरा जनरेशन में। देखिए ये आईसी चिप है, इस तरह का नीचे लगा हुआ है, ये आईसी चिप है, ये चिप लगा हुआ है। ये तीसरा जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये
तृतीय मतलब तीसरा जो पीढ़ी था उसके तहत आईसी चिप का प्रयोग करने हम लोग स्टार्ट कर दिए, जो 1964 से 1975 के बीच में आया। ठीक, तीसरा जनरेशन के बारे में हम लोग कुछ जान लेंगे। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हो गई, कंप्यूटर एक दूसरे से मतलब जुड़ने लगा। कंप्यूटर नेटवर्क तीसरी जनरेशन में ही कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी। ठीक, इस इस पीढ़ी में जो डाटा करने की क्षमता होगी बढ़ जाएगी। इस पीढ़ी में डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल के लिए IBM 360, वैक्स 750, ये सब मतलब डाटा स्टोर करने की मतलब ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थी। ठीक, इसका हम लोग फोटो देख लेंगे, ये यही था पहले स्टोर करने वाला। ठीक, यही है, आप देख रहे होंगे VLSL, ये स्टोर करने वाला, देखिए स्टोर अंदर साइड में है, ये स्टोर करने वाला इसका क्षमता जितना रहेगा वो ज़्यादा स्टोर करता है। ठीक, अब पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो था वो 1975 से 1989 तक चला। कब तक चला? 1975 से 1989 तक चला। ठीक, अब फोर्थ जनरेशन में क्या होता है कि इस पीढ़ी में आईसी के बदलते हुए रूप, आईसी के जो बदलते हुए रूप थे VLSI, वही जो आप हम लोग देखे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग कर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग के लिए किया गया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बड़े पैमाने पे एकीकृत परिपथ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। ठीक, और अब देखेंगे हम लोग फिफ्थ जनरेशन में, जो अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। ये देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, यही है वर्तमान में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं। ये है माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोग देखेंगे इंटेल का, और इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर ये सब लगा हुआ रहता है जिसमें Core i3 Core i2 लिखा रहता है। फिफ्थ जनरेशन का सन याद रखेंगे 1989 से वर्तमान में अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन पे कंप्यूटर जो देख रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन में ही कार्य करता है। देखिए फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, इस पीढ़ी में एक ULSI आया। देखिए इस पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी के द्वारा कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग की जाती है। इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अल्ट्रा लार्ज ULSI को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसमें इंटरनेट वेबसाइट को इस पीढ़ी में उपयोग किया गया, वेबसाइट का इस पीढ़ी में उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में इसी पीढ़ी में हम लोग AI का उपयोग देखिए इस पीढ़ी में हम एकीकृत बुद्धि का उपयोग विकास किया गया। AI जैसे हम लोग देखते हैं आजकल AI किया जा रहा है। कंप्यूटर का संग्रह क्षमता अधिक हुई, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, BRD, पेन ड्राइव ETC, और डेस्कटॉप, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब इसके उदाहरण हैं। कंप्यूटर की कार्य संरचना देख लेंगे। कंप्यूटर का जो कार्य संरचना होती है, ये देखिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आउटपुट जो होता है प्रोसेस CPU उधर होता है और आउटपुट करने के बाद निकलता है। हम देखेंगे CPU देखिए केंद्रीकृत प्रक्रिया इकाई, इसे CPU हिंदी में कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU ये गलती है, CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर का प्रक्रिया प्रोसेस CPU के द्वारा किया जाता है। CPU कंप्यूटर का किसे कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को 3 भागों में बांटा गया है, ALU, MU और CU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। देखेंगे CPU को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ALU, MU और CU। इसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ये तीनों भाग मिलकर CPU का निर्माण करता है। अब ALU के बारे में जानेंगे। देखिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये इसमें क्या होता है, गणितीय गणना किया जाता है। देखिए ALU में अर्थमेटिक आगे समझ में आ रहा है। ALU के द्वारा कंप्यूटर पर अंक गणितीय व तार्किक गणना ALU को प्रोसेस किया जाता है। अंक गणितीय गणना जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तुलना करना, बड़ा या छोटा या बराबर, बड़ा छोटा बराबर या दोनों, ऐसे कोई नहीं, ये चीज ALU के द्वारा किया जाता है। ठीक,
कार्य संरचना आप लोगों को मालूम है, इनपुट करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, ठीक। इसमें तीनों होता है, एएलयू और एमयू। यहाँ देखेंगे तो कौन कौन होता है, एएलयू और एमयू और सीयू, ठीक। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट। दूसरा नंबर है मेमोरी यूनिट, मतलब स्मृति इकाई। सीपीयू द्वारा परिणाम डाटा का निर्देश को सीपीयू की मेमोरी में अस्थिर संग्रह हो जाता है, ठीक। सीपीयू की मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर कहा जाता है सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी जो होता है, कौन होता है, ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे। सीपीयू का मेमोरी रजिस्टर कहा जाता है, ये मतलब कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है, ठीक। सीयू अब देखेंगे कंट्रोल यूनिट। सीयू सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू के डाटा ये सीपीयू के डाटा निर्देशों और परिणामों को नियंत्रित करते हुए एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने का कार्य नियंत्रण इकाई के द्वारा किया जाता है, ठीक। नियंत्रण इकाई के बारे में देखें, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर आप लोग देखेंगे, कोर इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, इंटेल i9। इसका पेटेंट रहता है डुअल कोर, डुअल कोर, डुअल कोर 2, ये सब आप लोग देखते हैं, जनरेशन देखते हैं। आगे देखेंगे, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में बनाया गया था। जो माइक्रो प्रोसेसर था पहला, वो इंटेल कंपनी के द्वारा, आप लोग कंप्यूटर देखें, इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में दिया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, इंटेल 4004 था, ठीक। अब आगे देखेंगे, कंप्यूटर की गति किसमें नापते हैं। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज से नापा जाता है। हर्ट्ज मतलब गीगा हर्ट्ज कहा जाता है, ठीक, गीगा हर्ट्ज कहा जाता है। अब मेमोरी 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 को मापने का इकाई बिट होता है। मेमोरी को मापने का इकाई बिट होता है। जैसे 0 से 1 तक 1 बिट कितना होता है, 0 से 1 बाइनरी डिजिट समझता है। बिट कौन सा समझता है, बिट बाइनरी 0 या 1। 8 बिट का 1 बाइट होता है और 1024 बिट का 1 किलो बाइट होता है, केबी। और उसके बाद 1024 केबी का 1 एमबी होता है, एमबी होता है। इसी तरह 1024 एमबी का 1 जीबी होता है। 1024 एमबी का 1 जीबी गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट का 1 एक्साबाइट होता है। मतलब सबसे छोटे इकाई से देख लेंगे, पर सबसे छोटा इकाई कौन होता है, बीट, बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, ठीक। यहाँ तक देखेंगे। अब हम लोग इसी क्रम में आगे देखेंगे इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस कौन है, इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस जो होता है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पर डेटा निर्देश कमांड को देने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इसके द्वारा डाटा को इनपुट किया जाता है। देखेंगे यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यूजर के द्वारा अलग अलग प्रकार से डेटा का प्रयोग करने को इनपुट डिवाइस दिया जाता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस भी अलग अलग होते हैं। देखिए कीबोर्ड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और डिजिटल पेन जो इनपुट डिवाइस है, वेब कैन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल है, OCR, OMR, MICR, SRS, OBR, BMD और QRC, ये सब इनपुट डिवाइस के क्या है, उदाहरण है, ठीक। ये सब आप लोग देख लेंगे। देखेंगे यही कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड। आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में, अगर ये वीडियो आप लोग कंप्यूटर में देगा तो आपके सामने ये कीबोर्ड होगा, ठीक। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। कीबोर्ड कंप्यूटर पर सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस होता है, जिसे कंप्यूटर का प्राथमिक डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड का आविष्कार जो है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने किया था। क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने किया था, ठीक। अब देखेंगे सामान्य मानक कंप्यूटर जो जो कीबोर्ड होता है, देखिए सामान्य मानक कीबोर्ड, इसमें क्यूटी क्यूटी कीबोर्ड, ठीक। इस प्रकार के कीबोर्ड में
कुल 104 की होती है। QT कीबोर्ड में कितने की होती है? टोटल 104 की होती है, जिसे 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 एरर नंबर चीन कमांड देने वाली की शामिल होती है। ठीक, मल्टीमीडिया, अब देखेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड तार से कंप्यूटर पर जुड़े होते हैं, तार से बेतार कंप्यूटर पर जुड़े होते हैं। बेतार माध्यम अर्थात सिग्नल के द्वारा कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ा होता है, उसे वायरलेस कंप्यूटर, जो बिना तार के जुड़ा हुआ है उसे वायरलेस कंप्यूटर कहते हैं। देखिए, ये देखिए, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट नंबर रहता है, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल रहता है, और ये जो रहता है सिंबल रहता है अलग अलग। उसके बाद फंक्शन की रहता है, कीबोर्ड पर F1 से लेकर टोटल F12 तक फंक्शन की होता है। टोटल कितने फंक्शन की होता है? 12 तक होता है। कंप्यूटर पर कमांड दिए जाते हैं, कंप्यूटर पर कमांड दिए जाते हैं किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा। कॉम्बिनेशन की होता है, जैसे अलग अलग कीबोर्ड जोड़ के, जैसे शिफ्ट दबाकर कोई चीज दबाते हैं, कंट्रोल दबा कोई चीज दबाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर पर कमांड देने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यह की एक से अधिक की के साथ प्रयोग में लेते हैं, इसलिए इसे संयोजक की कहा जाता है। संयोजक की में जो होता है अल्ट होता है, कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है। और जानेंगे नेविगेशन की। देखिए, नेविगेशन की वह की जिसके द्वारा नेविगेशन कर्सर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। पेज अप, पेज डाउन, होम, इंड, ये सब नेविगेशन की का उदाहरण है। कर्सर, डॉक्यूमेंट में बिलिंग करती हुई लाइन को कर्सर कहा जाता है। जिस जिस स्थान पर टाइप किया जाता है वहां पर वो दिखाई देती है। कर्सर के बाईं ओर जो कर्सर होता है उसके बाईं ओर कर्सर को हटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जा सकता है, तथा कर्सर के दाईं ओर हटाने को के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए ये माउस का चिन्ह है। माउस है, अब माउस इनपुट डिवाइस में देखेंगे माउस, ये ये माउस के अलग अलग प्रकार है। देखिए, माउस इनपुट डिवाइस होती है। माउस जो होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। माउस का प्रयोग कार्य को तेजी से एवं आसानी से करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और माउस का उपयोग ग्राफिकल इंटरफेस में आसानी से किया जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने द्वारा किया गया था। माउस का उपयोग डगलस एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। देखिए, माउस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायरलेस माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं। और वायरलेस में जो बिना तार के जुड़ा हुआ होता है, ऑप्टिकल माउस जो होता है, इस माउस में लाइट रहता है, लाइट प्रकाश का, लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। और पॉइंटर को या माउस को घुमाकर प्रयोग किया जाता है, यही लेजर लाइट के माध्यम से काम करता है। ठीक, माउस में दो जो बटन, माउस में 2 और 3 बटन होते हैं। माउस के लेफ्ट राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक, माउस का तीर की तरह दिखाई देने वाला प्रतीक को पॉइंटर कहा जाता है। माउस के लेफ्ट बटन का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जिसे एक बार क्लिक करने पर सिलेक्शन तथा किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम पर 2 बार लगातार क्लिक करने पर वह ओपन हो जाता है। माउस देखते हैं, बाएं क्लिक करेंगे तो 2 बार, राइट क्लिक करेंगे तो वो चीज ओपन हो जाएगा। और जैसे माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है। पॉपअप खुलता है, उसमें न्यू, ओपन, ओपन विथ, ये सब आता है। ठीक, देखिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, जिससे हम लोग गेम वूम खेलते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग ज्यादातर गेम में प्रयोग होता है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे अधिक प्रयोग खेल को खेलने में किया जाता है। यह पॉइंटिंग डिवाइस की ही होती है। ठीक, अब देखेंगे एक और इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन। देखिए, ये माइक्रोफोन है जिससे आवाज मतलब भेजा जाता है, डाला जाता है। माइक्रोफोन की भी इनपुट डिवाइस होती है, इसके द्वारा आवाज को कंप्यूटर पर ले जाया जाता है। ठीक, एक और इनपुट डिवाइस देखिए, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए यही है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसके द्वारा कैरेक्टर जो है उसको रीड कर लिया जाता है। ठीक, बारे में देख लेंगे। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यह इनपुट डिवाइस है, किसी भी कागज पर लिखे हुए या छपे हुए अक्षरों को स्कैन कर लेता है। ठीक, कंप्यूटर पर ले जाया जाता है OCR के द्वारा। OCR एक प्रकार का स्कैनर होता है जिसे अधिकतर मध्यम से अक्षरों व संख्याओं को पढ़कर कंप्यूटर पर ले जाया जाता है। अब एक होता है लाइट पेन। लाइट पेन यह इनपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा प्रकाश के माध्यम से स्क्रीन पर लिखा जाता है। लेजर पेन की तरह होता है लाइट पेन। लाइट पेन लाइट से चलता है। ठीक, अब देखेंगे
ये भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैम जो आप लोग घरों में बाहर में लगे हुए देखते हैं। कैमरा एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हमारे फोटो या वीडियो का कंप्यूटर पर ले जाया जाता है। कैमरा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ये जो है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक MICR ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। MICR किसी भी शीट या कागज पर चुंबकीय अस्थाई से लिखे गए अक्षरों व संख्याओं को कंप्यूटर पर ले जाया जाता है, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जो MICR होता है इसका उपयोग ज्यादातर बैंक में किया जाता है, क्योंकि चेक व डिमांड ड्राफ्ट पर लिखा नंबर चुंबक की अस्थाई व प्रयोग कर प्रिंट किया गया होता है, उसे MICR पढ़कर कंप्यूटर पर ले जा सकता है। यहाँ पे MICR होगा, MICR द्वारा पढ़कर कंप्यूटर तक ले जाया जाता है। अब देखेंगे स्कैनर इनपुट डिवाइस में। देखिए ये स्कैनर होता है, आप लोग ऑफिस में देखेंगे स्कैन करते हुए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर का ऑप्टिकल डिवाइस एक ऑप्टिकल डिवाइस भी होता है। आगे देखेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट या सीट जो हार्ड कॉपी में उपलब्ध होते हैं उसे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। जैसे स्कैन कर देंगे तो उस पर सॉफ्ट कॉपी में वो सामने आपको दिखाई देने लगेगा। स्कैनर हार्ड कॉपी को डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। स्कैनर डेटा सीट को स्कैन करके कंप्यूटर के इमेज और फोटो के रूप में प्रदर्शित करता है, जिस पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता है। वो डायरेक्ट PDF फॉर्म में या JPG फॉर्म में बन जाता है, ठीक। स्कैनर कई प्रकार के प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर और फ्लैट पैड स्कैनर, ये स्कैनर के प्रकार हैं। अब देखेंगे और जो एग्जाम OMCR, देखिए यही है OMCR ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी के द्वारा जो आप लोग जो ऑफलाइन एग्जाम देते हैं इसी मशीन के द्वारा आपका कॉपी चेक होता है, ठीक। OMCR ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक। किसी कागज या OMR शीट पर बने हुए निशान प्रतीक चिन्ह को पढ़ने के लिए उसे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए OMR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यही है, OMR के द्वारा कागज पर प्रकाश डाला जाता है। कागज पर बने गोले पर प्रकाश के रूप में मतलब उस पर दिया जाता है। OMR का ज्यादा प्रयोग वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है, परीक्षा होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे OMR शीट होता है। अब QR शीट देखिए, QR देखेंगे जो हम लोग आजकल बहुत प्रयोग करते हैं। QR क्विक रिसर्च कोड, कीवर्ड जो होता है क्विक रिसर्च कोड, देखिए यही होता है कीवर्ड। इसका QRC इसका फुल फॉर्म हुआ QRC, क्विक रिसर्च रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड यह एक कोड होता है जो बहुत सारे डॉट व लाइनों से मिलकर बना होता है, ठीक। देखिए इस कोड से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि की जानकारी कोड के माध्यम से छुपी हुई होती है, जिस पर जल्दी से पहुंचने के लिए QR कोड स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद आ जाता है। का प्रयोग करते हुए उसकी वेबसाइट या प्रोग्राम पर जाकर जानकारी को जल्दी से जल्दी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आधार कार्ड होता है या पेटीएम होता है, ये सब QR कोड होता है। टच पैड हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो जो टच पैड है, टच पैड एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे लैपटॉप पर टच पैड दिया होता है, वो या माउस की तरह कार्य करता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तब वो कार्य करने लगा। इसका कार्य जो होता है, कार्य को करता है इस पर स्टाइलन पेन फिंगर के द्वारा भी कर्सर व पॉइंटर को घुमाया जा सकता है। इसके साथ बटन का भी प्रयोग क्लिक करने के लिए किया जाता है। अब देखिए VCR यही होता है, आप सुपर मार्केट में देखे होंगे VCR बार कोड रीडर। VCR बार कोड रीडर, बार कोड एक कोड होता है जिसे मुख्यतः लाइनों व अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह लाइनों मोटी व पतली हो सकती है, उसका रीड करने में किया जाता है। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा इस लाइनों व कोडों को रीड किया जाता है। इस कोड का सबसे ज्यादा उपयोग बाजार, सुपरमार्केट, मॉल में किया जाता है, ठीक। इस कोड में वस्तु को बनने वाली संस्था संबंधी जानकारी कोड के द्वारा छुपी होती है। जैसे वस्तु की कीमत देखने के लिए इस बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल, देखिए ये ट्रैक बॉल है, ये पहले माउस में हुआ करता था, गोल गोल नचा नचा के इसको हम लोग काम किया करते। देखिए ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल पर बॉल के ऊपर ऊपर की ओर स्थिर होती है, इसलिए इसे ट्रैक बॉल को न घुमाकर केवल बॉल को ही घुमाया जाता है। जैसे घुमाएंगे तो उधर उधर जाएगा।
बायोमेट्रिक डिवाइस, देखिए यही है बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ पे ये गलती है, देखेंगे यहाँ बायोमेट्रिक डिवाइस, ये लिखा है बायोमेट्रिक DEVIC बायोमेट्रिक डिवाइस, ये भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में जानेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस को बायो सेंसर डिवाइस भी कहा जाता है। हमारी स्वतंत्रता प्रमाणिकता के लिए अर्थात पहचान के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब जगह हम लोग फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। देखिए वेबकैम, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आप देखेंगे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक। आउटपुट डिवाइस में देखिए कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले परिणाम आउटपुट डिवाइस के द्वारा दर्शाया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट यूजर को दिया जाता है वही आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के तहत हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए परिणामों को केवल देख व सुना जा सकता है, लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, इसे केवल सुना जा सकता है, महसूस किया जाता है, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के परिणाम होते हैं जिसे देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है और हार्ड कॉपी के रूप में छुआ जाता है। प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ, ठीक। देखिए स्पीकर है, स्पीकर जो होता है ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसे केवल आवाज ऑडियो को सुना जा सकता है, ठीक। आवाज ऑडियो को सुना जा सकता है। आप देखिए आउटपुट डिवाइस को और भी देखेंगे, ये सब मॉनिटर है, मॉनिटर के कई प्रकार है। CTR बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था पीछे, ये LED है, LCD है और ये TFT है, ठीक। ये भी सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब देखेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर चल रहे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इत्यादि को आसानी से देखा जा सकता है। ये मॉनिटर जो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर को VDU यानी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। देखिए CRT, LCD, TFT, LED, इसका फुल फॉर्म जरूर कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। CRT कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है, LED लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है, ठीक। ये आप लोग जरूर लिख लेंगे। ठीक, पिक्सल क्या होता है, देखिए आप लोग सुने होंगे कितना पिक्सल का है। देखिए पिक्सल कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन बहुत सारे डॉट से मिलकर बनी होती है जिसे पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर पर या किसी इमेज पर जितने अधिक पिक्सल होते होंगे उतनी अच्छी इमेज की गुणवत्ता, क्वालिटी मानी जाती है। जितने ज्यादा पिक्सल उतने अच्छे गुणवत्ता मानी जाती है। और रेजुलेशन किसे कहा जाता है, आप सुनते हैं रेजुलेशन। देखिए रेजुलेशन स्क्रीन पर या इमेज पर कुल पिक्सल की संख्या रेजुलेशन कहा जाता है। टोटल कितने पिक्सल है वही रेजुलेशन कहा जाता है। अब देखेंगे प्रिंटर, देखेंगे ये प्रिंटर है। प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रिंटर में डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और क्या होता है डेसिबल प्रिंटर होता है। और भी आप लोग प्रिंटर के उदाहरण देखे होंगे। ये पहले जमाने का प्रिंटर हुआ करते थे, ड्रम प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर। ये आजकल का आप लोग देखे होंगे। देखिए इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर देखे होंगे और ये थर्मल प्रिंटर भी आप लोग देखे होंगे जिससे कोई बिल निकलता है। देखिए बिल छप के निकलता है सुपर मार्केट और में। इंकजेट प्रिंटर आप लोग देखते हैं फोटो पे प्रिंट कराते हैं। ये लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है, ठीक। देखिए एक होता है प्लॉटर, देखिए ये प्लॉटर होता है। ये प्लॉटर है जो बड़ा जो बैनर जो निकलता है ना, आप लोग देखे होंगे बड़ा कोई मंत्री का, कोई राजनेता का आता है, उससे बड़ा जो फोटो निकाला जाता है वो प्लॉटर के द्वारा लिखा था। प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। बड़का जो बैनर बनता है प्लॉटर के द्वारा ये प्रिंट किया जाता है। और देखेंगे ये देखिए प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बारे में देखेंगे। देखिए प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर के द्वारा कागज को प्रिंट किया जाता है, ठीक। प्रिंटर को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है जा सकता है। प्रिंट क्षमता के आधार पर और दूसरा प्रिंट अनुप्रयोग मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर। प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंटर का प्रकार। प्रिंटर एक मशीन है जिसके द्वारा समय में कितना प्रिंट किया जा सकता है उसके आधार पर अलग होती है। देखिए
प्रिंट क्षमता को पर प्रिंट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ये देखेंगे कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है, कैरेक्टर प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर सबसे धीमी प्रिंटर हो सकता है, क्योंकि यह प्रिंटर एक समय में केवल एक ही अक्षर, अंक अर्थात कैरेक्टर को प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये कैरेक्टर प्रिंटर के तहत आता है, एक समय में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। ठीक। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, वह प्रिंटर जिसके द्वारा एक समय में या एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है, उसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर वो लाइन प्रिंटर का अंतर्गत आता है। फिर पेज प्रिंटर के द्वारा एक बार में एक समय में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है, उदाहरण लेजर प्रिंटर। अब उसे अनुप्रयोग के आधार पर देखेंगे। अनुप्रयोग कार्य प्रणाली के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार करके कागज पर प्रिंट करते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में अस्थायी कपड़े पर लगी होती है, जिसे रिबन कहा जाता है। ठीक है, रिबन पर आता है तो मारेगा, पट देना, उस पर छप जाएगा। ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर में अंक व कर्सर उभरे हुए होते हैं, जो तेजी से रिबन से टकराते हुए कागज से टकराते हैं और कागज पर उसका आकार अंक में प्रिंट हो जाता है। ठीक। उदाहरण में डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है वो उसी का उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर और टेजी व्हील प्रिंटर यही इसके उदाहरण। ठीक। प्रिंटर देख लेंगे, प्रिंटर हम लोग देखे थे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और टेजी व्हील प्रिंटर, उसमें एक अंक रहेगा, इसमें एकदम तेजी से मारेगा, वही चीज वो उसमें छप जाएगा। ठीक। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह कार्य नहीं करते उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। मतलब यह प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज होता है। इस प्रिंटर में ग्राफिक को बहुत ही अच्छे से प्रिंट किया जा सकता है, मतलब फोटो को, गाड़ी घोड़ा को, कोई चीज को भी अच्छा से प्रिंट किया जाता है। यह प्रिंटर कलर प्रिंटर भी होते हैं। यह प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह कागज पर बिना प्रहार किए कागज को प्रिंट करते हैं। यह प्रिंटर इंक की बौछार या स्प्रे फॉल पर कागज को प्रिंट करके देते हैं। ठीक। जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। देखेंगे, ये है प्रिंटर का फोटो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक। इंकजेट प्रिंटर देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर से धीमा होता है। इंकजेट प्रिंटर में इंक को एक बॉक्स में रखा होता है, जिसे कार्टिज कहते हैं। ठीक। लेजर प्रिंटर, यह प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से तेज होता है, पूरे कागज पर एक समय में प्रिंट कर देता है। इस प्रिंटर में सूखी हुई स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जो लेजर प्रिंटर होता है में बीम लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बीम लाइन का प्रयोग। अब देखेंगे थर्मल प्रिंटर जो होता है, यह प्रिंटर ऊष्मा का प्रयोग करते हुए कागज को प्रिंट करते हैं। सामान्यतः एटीएम मशीन में लगे हुए जो प्रिंटर होते हैं वह थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता टीपीटी में नापा जाता है, जैसे डॉट पर इंच से नापी जाती है। जैसे अधिक डॉट होंगे उतनी ही अच्छी गुणवत्ता की इमेज होगी, कम डॉट होंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। प्रिंटर की जो गति होती है, कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड, गति को कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, जैसे सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड में मापा जाता है। लाइन प्रिंटर की गति, स्पीड को लाइन गति मिनट में मापा जाता है, जैसे एलएम, एलपीएम, लाइन पर मिनट्स। और इसके बाद देखेंगे पेज प्रिंटर की गति को प्रिंट मिनट में मापा जाता है, जैसे पीपीएम, पेज पर मिनट। अब देखेंगे ये प्लॉटर है, देखिए एक बड़ा बड़ा बैनर होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर के द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट को दिया जाता है। ठीक। प्लॉटर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। प्लॉटर को एक बड़ा प्रिंटर भी कह सकते हैं। इसके द्वारा बड़े कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। ग्राफिक, मानचित्र, पेंटिंग, मकानों के नक्शे, डिजाइन आदि को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। पोस्टर इत्यादि को भी प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक जो होता है वो प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट किया जाता है। प्रोजेक्टर मतलब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे इमेज, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग चलाते हैं। देखिए प्रोजेक्टेशन की बड़ी बड़ी स्क्रीन जो होती है उसमें प्रोजेक्टर में द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे
मेलों में, सिनेमा हॉलों में, विद्यालय, सेमिनार में आदि में प्रोजेक्टर, देखिए प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर यहाँ तक ले हम लोग टोटल आउटपुट डिवाइस देख लिए। अब यहाँ पे इस वीडियो को पहला कड़ी को हम लोग एंड करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा मेहनत पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो और ला सकूं और आपके जो तैयारी है उसको तैयारी में और मदद अपने तरफ से कर सकूं। धन्यवाद।